हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं NMMS के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के मैथ्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको दिया था जिसमें मैंने NMMS के बारे में सारा आपको बताया था। ये मैं आपको जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होता है ये उसकी PDF है। PDF का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप इसको एक बार ज़रा पहले देख लें कि स्टार्टिंग कैसे होती है। इस तरह से आपको वो पेपर मिलता है। ये लिखा हुआ है NMMS और सेट ए है। इस पर आगे क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो ये देखो बुकलेट क्रमांक थोड़ा मैं बड़ा कर देती हूँ भाई इसको, ताकि आप सबको अच्छे से विजिबल हो जाए। ठीक है भाई, ये देखिए ये यहाँ लिखा हुआ है बुकलेट क्रमांक और OMR क्रमांक। तो बुकलेट क्रमांक ये जो क्वेश्चन पेपर आपको मिला है उस पर एक नंबर मिलेगा, तो वो भरना है आपने यहाँ। और फिर OMR सीरियल नंबर, जो OMR शीट जिस पर आप ओवल भरोगे वो नंबर क्या है, वो दोनों नंबर यहाँ भरने हैं। इधर लेफ्ट में आ जाओ तो ये आपने अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर भरना है, जो भी यहाँ आएगा अंकों में। मान लीजिए आपका है, पहले आप गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख है। अब आपका रोल नंबर जो भी है, मान लो 12,75,320 है, तो ये हमने अंकों में लिखा और यहाँ हम इसे शब्दों में लिखेंगे 12,75,320। परीक्षा केंद्र का नाम लिखेंगे यहाँ, जहाँ भी जिस भी स्कूल में आपका सेंटर आएगा। फिर आ जाता है अभ्यर्थी का नाम, यानी यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है ABC। मान लीजिए आपका नाम राहुल है तो आप यहाँ पर राहुल लिखेंगे। ठीक है भाई, और यहाँ पर ये सब इंग्लिश में लिखे तो और भी बढ़िया, ये आप यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ती हूँ अब मैं। आगे देखो भाई, अब ये कहता है इसमें 48 पेज हैं, 180 क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था 90 क्वेश्चंस पार्ट 1 में होंगे और 90 क्वेश्चंस ही आपके पार्ट 2 में। 3 घंटे का समय है, 3 घंटे का मतलब 180 ही मिनट है। 180 क्वेश्चन है, 180 ही मिनट है। और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो आपने पहले ही पढ़ लेनी है। यहाँ पर तो आपके जो इन्विजिलेटर होंगे, जिनकी आपके रूम में ड्यूटी लगी होगी, यहाँ तो उनके सिग्नेचर आएंगे भाई। और यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि 10 मिनट का समय आपको इन निर्देशों को पढ़ने के लिए, सीरियल नंबर चेक करने के लिए और अपनी डिटेल भरने के लिए दिया जाएगा। तो आपने ध्यान देना है कि अगर आपको जो क्वेश्चन पेपर मिला है उसमें क्वेश्चन नंबर कंप्लीट नहीं है, कोई पेज मिस प्रिंट है, अच्छे से छपा हुआ नहीं है, तो वो आपने तुरंत उनको वापस कर दूसरी ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपको 3 घंटे का समय पेपर के लिए मिलेगा। अब इसके निर्देश क्या है कि सबसे पहले तो जो आंसर शीट होगी, जो OMR होगी, वो आपकी इस क्वेश्चन पेपर के अंदर रखी जाएगी, जिसे आपको बाद में निकालना। और काले पेन का, ब्लैक बॉल पेन का ही यूज़ करना है। 3 घंटे का पेपर है, 180 क्वेश्चन है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सब बातें मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बता भी चुकी हूँ, फिर भी एक बार इस पर हम अपनी आंखों से पढ़ लेते हैं। ये यहाँ पर इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। और इस प्रश्न पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्रक पर निशान लगाने के लिए भी काले पेन का ही हमने प्रयोग करना है। और ये ध्यान रखें कि प्रश्न पुस्तिका का उपयोग करने और उत्तर पत्रक को भरने में सावधानी बरतें। दूसरा क्वेश्चन पेपर आपको नहीं दिया जाने वाला है, तो गलती ना करें। उसके बाद आपने ये ध्यान रखना है कि आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर और ये आंसर शीट दोनों का सीरियल नंबर एक ही होना चाहिए। मान लीजिए आपकी क्वेश्चन पेपर का सीरियल नंबर 435 है, तो आंसर शीट का सीरियल नंबर भी 435 होना चाहिए। दोनों को मिला लीजिएगा। क्लियर? अब मैं आगे बढ़ती हूँ। 2 भाग है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि फर्स्ट पार्ट है मेंटल एबिलिटी टेस्ट और दूसरा स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। मैंने अपने लेक्चर में यहाँ मेंटल एप्टीट्यूड लिख दिया था, तो कोई उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। 90 क्वेश्चन इसके हैं, 90 इसके हैं, 1-1 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें पहले मैंने बता दी थी, लेकिन ये पेपर मैंने आपको यहाँ पर लाइव ऐसे दिखा दिया है। थोड़ा और छोटा करके देखो, मैं दिखा रही हूँ कि इस तरह का आपका फर्स्ट पेज होगा आपके क्वेश्चन पेपर का। और यहाँ से आपका शुरू हो जाता है पार्ट 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट, बौद्धिक योग्यता परीक्षण। लेकिन अभी हम इसको नहीं करने जा रहे हैं, अभी हम केवल इस क्वेश्चन पेपर के मैथ्स के पार्ट्स सॉल्व करने जा रहे हैं। मैथ्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं बताऊंगी। मैथ्स के मैंने आपको बता दिए थे कितने हैं, 20 क्वेश्चन
क्वेश्चंस हैं। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं वो थोड़े स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं, यानी कि सीक्वेंस में नहीं हैं। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनमें मैथ्स के सभी क्वेश्चन लगातार हैं, लेकिन इसमें सभी क्वेश्चंस लगातार नहीं हैं, तो मुझे उनको बीच बीच में से ढूंढ कर आपको करवाना पड़ेगा। तो आप ज़रा ध्यान रखेंगे कि भाई कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर है। तो अब मैं आपको मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट कराने जा रही हूँ। मैथ्स के क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले मैं आपको एक बार फिर दिखा दूं। देखो, ये यहाँ पर हमारे 90 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं जो कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट पर बेस्ड है। और ये हमारे क्वेश्चन का आ जाता है बेटा पार्ट 2, जिसे हम कहते हैं स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, शैक्षिक क्षमता परीक्षण। और यहाँ आपके 91 से लेकर 180 तक के क्वेश्चन आएंगे, जो कि आप देख सकते हो कि इसमें साइंस है, ये साइंस का क्वेश्चन आ गया, ये एसएस का आ गया। तो सारे क्वेश्चंस 2020 में मिक्स कर दिए गए हैं। इससे पहले ये क्वेश्चन मिक्स नहीं होते थे। तो यहाँ अब हमें थोड़ा सा क्वेश्चंस को ढूंढने में प्रॉब्लम आने वाली है। फिर भी हम देखते हैं, फटाफट मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ। ये देखिए बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 93, थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट का हमारा मैथ्स पर बेस्ड है। यहाँ पर लेफ़्ट में इंग्लिश मीडियम में है, ध्यान देंगे आप, और राइट में इंग्लिश में हिंदी मीडियम में है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इफ़ -3 + m + 1 × -3 / 5 = -3 / 7 देन द वैल्यू ऑफ m। यदि -3 की पावर m जमा 1 गुणा -3 की पावर 5 -3 की पावर 7 के बराबर है, तो m का मान क्या होगा। आपको सिर्फ एक छोटा सा नियम याद रखना है कि a की पावर m गुणा a की पावर n अगर हम करते हैं पहला नियम, तो a की पावर m जमा n हो जाता है। एक ही बेस की पावर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 4, ठीक है, समझे मेरी बात को ध्यान से। 2 की पावर 3 का मतलब 2/3 का मतलब है 2 को 3 बार करना, तो मैंने लिख दिया। 2/4 का क्या मतलब है, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर रहा, हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, आई एम जस्ट राइटिंग। अब ये देखो ओवरऑल 2 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 बार आ गया, तो आई कैन राइट इट एज 2⁻7, 2⁻7। तो इसको मैं इतना लंबा करने की बजाय, इस क्वेश्चन को इतना लंबा करने की बजाय, इस आइडेंटिटी से हम एक ही मिनट में सीधा यहाँ पर पहुँच सकते हैं। समझ रहे हैं आप बात को। तो अगर देखो वो था 2⁻3 है भाई ये, और 2⁻4, तो वो बन जाएगा 2⁻3 + 4 यानी कि 2⁻7। तो ये पहला रूल है जो आपने अब नोट कर लेना, अपनी एक अलग से नोटबुक बना लीजिए जिसमें आप सारे फॉर्मूलाज को नोट करते चलें। ये हो जाएगा a⁻m + n, पहला रूल, ठीक है। तो उसे अब हम यहाँ लेफ़्ट साइड में यूज़ करने जा रहे हैं। 2 पार्ट्स में मैं इसको करा देती हूँ आपको क्वेश्चन को यूजिंग अ डिफरेंट कलर पेन। जस्ट ए सेक भाई, ये थोड़ा सा ना स्क्रीन आ जाता है बीच में, उससे मुझे डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो अब देखें आप ज़रा कि हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक है भाई, ये है हमारा क्वेश्चन, आपको दिखाई दे रहा है। तो -3 की पावर m + 1 और -3 की पावर 5 दोनों यहाँ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। दोनों का बेस -3 है, सेम बेस है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो -3 की पहली पावर थी m + 1 और उसमें दूसरी पावर क्या है 5, वो ऐड हो जाएगी। ये तो होगी लेफ़्ट साइड, और राइट साइड एज इट इज़ रहेगी -3 की पावर 7, ध्यान देना है। अब लेफ़्ट साइड को फिर देखिए, -3 की पावर, नंबर में नंबर जुड़ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो ये बन जाएगी m + 6, और राइट साइड में हमारा आ जाता है -3 की पावर 7। क्लियर है यहाँ तक। अब हम एक और एक्सपोनेंट का रूल सीखने जा रहे हैं, एंड व्हाट इज़ दैट रूल ऑफ एक्सपोनेंट, उसको भी आपने राइट कर लेना है अपनी नोटबुक में, कि अगर a की पावर m b⁻m के इक्वल है, मीन्स बोथ साइड्स में बेस मैंने थोड़ा गलत बता दिया आपको, दूसरा रूल बताने लग गई मैं। ये देखो a⁻m अगर a⁻n के इक्वल है, दोनों साइड्स हमारे बेस सेम है लेकिन हमारी पावर्स डिफरेंट हैं, विच इम्प्लाइज की पावर भी सेम ही होंगी। एक बेस की अलग अलग पावर इक्वल नहीं हो सकती। तो आपने इसको ऐसे याद रखना है कि a की पावर m अगर a⁻n के इक्वल है, तो इट मीन्स m और n भी क्या होंगे, इक्वल। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं वापस। देखिए ज़रा ध्यान से कि -3 की पावर m + 6 है लेफ़्ट में, तो और राइट में है -3 की पावर 7, दोनों का बेस -3 है, और एक ही बेस की दो अलग अलग पावर इक्वल नहीं हो सकती। तो इट मीन्स ये दोनों इक्वल है, यानी m + 6 किसके इक्वल है,
7 के, 6 को भी राइट साइड में ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, तो m की वैल्यू आने वाली है 7 - 6 यानी कि 1। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि भाई लेफ्ट साइड में मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो m+1 में 5 ऐड हो जाएगा। मैं फिर से दोबारा से बता रही हूँ, राइट साइड में यही है, तो इधर -3 की पावर हो जाएगी 5 और 1 6, यानी कि m+6, और राइट में हो जाएगी -3 की पावर 7। दोनों तरफ बेस सेम है, ख़त्म हो जाएगा, सेम बेस है तो पावर भी सेम होनी चाहिए, तो m+6 मतलब पावर भी इक्वल होनी चाहिए। बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होनी चाहिए, पावर इक्वल है तो बेस इक्वल होना चाहिए। आप ऐसे याद कर सकते हो। 6 को भैया उधर ले जाओ तो m हो जाएगा 7 - 6 यानी 1 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था जो मैंने इसमें से अभी ढूंढा है, बाकी के क्वेश्चंस अभी मैं देखकर आपको कराती हूँ। दिस वन क्वेश्चन नंबर 101, 101, दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब यहाँ लैंग्वेज का कोई वो नहीं है समस्या की। भाई कुछ बच्चे कहते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम कहते हैं। ये देखो x - y x + y, y - z y + z, z - x z + x बराबर है, और यहाँ लिख रखा इज इक्वल टू, यानी कि ये पूरी कैलकुलेशन किसके बराबर आने वाली है। अब दिखने में तो भाई बहुत भयंकर सवाल लग रहा है, लेकिन इतना भयंकर है नहीं ये। एक छोटी सी आइडेंटिटी याद करने की कोशिश करें कि a - b × a + b किसके इक्वल होता है। ये आइडेंटिटीज़ ही बस सारा काम आपका करा देंगी, a² - b²। अगर आपने सेट 3 के मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो उनमें भी इनका बड़ा यूज हुआ है, और वहाँ मैंने इस आइडेंटिटी को बार बार यूज़ किया है। तो a - b और a + b a² - b² के इक्वल होता है, तो वही चीज़ यहाँ है। मैं स्टेटमेंट को थोड़ा बड़ा करके लिखती हूँ, या मैं पूरा स्क्रीन ही बड़ा करके आपको दिखाती हूँ एक साइड रखकर। अब देखिए आप ये क्वेश्चन नंबर 101 कि x - y और x + y, ये दोनों रेड कलर चूज़ कर लेते हैं भाई, ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, x² - y²। ठीक है ना भाई, a - b और a + b तो a² - b² प्लस, अब इस पर आ जाओ y - z × y + z, तो ये बन जाएगा बच्चों y² - z², आइडेंटिटी। और फिर तीसरे पे आ जाओ z - x z + x, तो ये बन जाएगा z² - x²। ब्रैकेट्स खोल दो, सब कैंसिल हो गया, 0 आ जाएगा। फर्स्ट ब्रैकेट x² - y², बाहर प्लस है ना, तो ब्रैकेट में तो कोई चेंज आना नहीं है, तो +y² - z² और +z² - x²। अब ज़रा ध्यान से देखें, आई विल यूज अ डिफरेंट वन मोर डिफरेंट कलर। देखें भाई ज़रा कि x² प्लस का है, x² माइनस का है, कैंसिल, y² माइनस का प्लस का कैंसिल, z² माइनस का प्लस का कैंसिल, नथिंग इज लेफ्ट, तो आंसर इज 0। तो हमारा जो सही आंसर आने वाला है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, दिखने में थोड़ा हमें मुश्किल लग रहा था। देखिए बेटा वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में करवाने की कोशिश करी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल्स फॉर सेक्टर बी एंड सेक्टर सी। सेक्टर क्या होता है कि किसी भी सर्कल की 2 रेडियस के बीच में आने वाला एरिया सेक्टर या त्रिज्यखंड कहलाता है। हिंदी में त्रिज्यखंड कहलाता है, और इंग्लिश में उसको हम सेक्टर बोल देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपका ए पार्ट है, ये बी है और ये सी है। तो ये क्या कह रहा है कि बी का केंद्रीय कोण, अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, मैंने बोथ साइड की स्टेटमेंट्स आपको रीड करके बता दी हैं, और हम सॉल्यूशन के लिए इसको अच्छे से बड़ा करके देखते हैं कि देखिए किस तरह हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये बी खंड है तो ये इसका एंगल है, सी का ये एंगल है और ए का ये। तो ये कहता है कि बी और सी के केंद्रीय कोण में कितने का अंतर है। कुछ भी नहीं करना आपने, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप ये देखो कि ये तीनों पार्ट्स मिलकर 30 + 30 + 40, ये मिलकर क्या बन रहे हैं, 100। यानी कि ये एंगल्स आपको आउट ऑफ 100 दिए गए हैं बच्चा, आउट ऑफ 100। ठीक है, तो या तो आप क्या करो कि भाई अब ये 100 में से बी पार्ट को पकड़ो। मान लो बी पार्ट को पकड़ा तो 100 में से कितना है, 40, एक में से कितना है 40/100, और 360 में से कितना है इतना, तो कैंसिल करो और इसको निकालो, 144 डिग्री का ये एंगल आएगा। तो या तो आप पहले एंगल निकालो भैया, और फिर एंगल निकालने के बाद डिफरेंस निकालो। इतना लंबा कुछ भी नहीं करना है, मैं जस्ट आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सारी बातें बता रही हूँ। पेपर में तो आपको 1 ही मिनट मिलेगा ना। तो बी और सी की बात चल रही है, बी में एंगल 40% है, पार्ट देखो पहले, सी का पार्ट 30% है। 40 और 30% में कितने का फ़र्क है भैया, 10% का। ठीक है, अब आ जाओ एंगल पे।
अब आ जाओ एंगल पे। दोनों में जो डिफरेंस है वो हमारा 10% का है। तो ये डिफरेंस बी और सी का हमारा आ रहा है 10%। ठीक है भाई। अब 10% का मतलब कितने में से? 100 में से। सेंट्रल एंगल कितना होता है? सेंट्रल एंगल होता है 360 डिग्री। तो 10/100 मल्टीप्लाई बाय 360 कर दीजिए और ये आ जाएगा 36 डिग्री। तो राइट आंसर विल बी फर्स्ट वन। और इस तरह आपने करना है। देखो दो तरीके हैं, दोनों मैंने बता दिए हैं। बी एंगल निकालो, कैसे निकालोगे? 40/100 इंटू 360 कैंसिल करो, 144 आएगा। फिर सी एंगल निकालो, 30/100 इंटू 360 काट लेना, 108 आएगा। 144 और 108 का डिफरेंस 36 डिग्री है। इतनी कैलकुलेशन हर बच्चा नहीं भी कर पाए, तो शॉर्ट ट्रिक्स हमने लेनी है ना, क्योंकि आगे कुछ अदर सब्जेक्ट्स के ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो आपको लेंथी लगेंगे, तो टाइम चाहिएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, कितना है? 10%। और 10% को एंगल में बना लीजिए, तो ये हो जाएगा 10/100 इंटू 360, जो कि कैंसिल करके हमारा 36 डिग्री बन जाता है। एंड दिस वन इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 110 है। वैसे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 है मैथ्स का। द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम या समलंब का क्षेत्रफल क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको समलंब बता दूं क्या होता है। समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजाएं समानांतर होती हैं। तो ये देखो, ये दोनों ही भुजाएं समानांतर हैं और दो भुजाएं असमानांतर होती हैं। तो हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। बहुत ही आसान सवाल है, मुंहजुबानी सवाल है। इसका फॉर्मूला होता है समलंब के क्षेत्रफल का क्या? 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, यानी कि समानांतर भुजाओं का योग, उसको एक ब्रैकेट में रखेंगे और गुणा में इसकी ऊंचाई। तो ये देखो भाई, 1/2 समानांतर भुजाएं दिख रही है, ये 4 सेंटीमीटर और ये 2, तो इन दोनों को तो जोड़ दो एक ब्रैकेट में, और गुणा में इसकी हाइट कितनी है? 3 है। ठीक है। कैलकुलेशन जरा ध्यान से करनी है आपने कि पहले ब्रैकेट में जो ये टर्म्स हैं इन्हें ऐड करना है। तो 4 और 2 6, तो ये हमारा हो गया 1/2 इंटू 6 इंटू 3, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो 9 वर्ग सेंटीमीटर। ये भी ध्यान रखना, कई बार ना आंसर ऐसा आ जाता है जो आपको उलझा देगा। कई बार क्या करते हैं कि 9 सेंटीमीटर भी आंसर में दे देते हैं और 9 सेंटीमीटर स्क्वायर भी। तो जिन्हें नॉलेज नहीं होगी तो वो अगर गलत कराए तो वहाँ मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आसान क्वेश्चन था। इसका फॉर्मूला फिर से बता देती हूँ। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अगर हम पैरेलल साइड्स को, इसको ए ले लें, इसको बी ले लें और इसको एच ले लें, और मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये बेहद आसान क्वेश्चन था हमारा, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा क्वेश्चन नंबर 113। एक उत्तल बहुभुज जिसकी 7 भुजाएं हैं, उनके कोणों का योग क्या होगा? द एंगल सम ऑफ अ कन्वेक्स पॉलीगन विद ए नंबर ऑफ साइड्स 7। ये उत्तल बहुभुज, कन्वेक्स पॉलीगन, ये कोई घबराने की जरूरत नहीं। त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षटभुज है, ये सब हमारे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑल दीज आर कन्वेक्स पॉलीगन्स। तो यहाँ आपको एक छोटा सा नियम याद रखना है कि अगर किसी भी बहुभुज में n भुजाएं हैं, अगर किसी पॉलीगन की n साइड्स हैं, तो उसका सम ऑफ एंगल्स होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। आप इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। किसी भी ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं भाई? 3, और तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो जब मैं यहाँ 3 रखूँगी, ध्यान देना, 3 घटा 2, 3 - 2 इंटू 180, 3 में से 2 गया 1, 1 को 180 से गुणा करो तो 180 हो गई पड़ताल। वैसे भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 आता ही है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर किसी बहुभुज या पॉलीगन की n साइड्स हैं, तो सम ऑफ एंगल्स, उसके कोणों का जो योग है वो क्या होगा? n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। तो हमारे पास कितनी भुजाएं हैं बेटा जी? 7 भुजाएं हैं। कितनी है? 7। तो यहाँ 7 रख दीजिए। 7 घटा 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। 7 में से 2 गया 5, 5 को 18 से गुणा करोगे, 18 पंजे 90, और ये 900 डिग्री का आपका सम आ जाएगा इंटीरियर एंगल्स का, आंतरिक कोणों का। तो आंतरिक कोणों का योग हमारा कितना आ जाएगा? 900 डिग्री। वेट ए मिनट भाई, ये 900 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये थोड़े से हमारे पास कॉन्टिन्यूस आ रहे हैं क्वेश्चन, तो हम इन्हें करते हैं। हमारा 5 क्वेश्चन
5 क्वेश्चंस वी हैव डन टिल नाउ, ये आपने ध्यान रखना है। एंड नाउ दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6। ये है आपकी 8th की बुक में से ही, सभी 8th की बुक में से ही चल रहे हैं कि ये आपको एक गेम दिया हुआ है, इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं एनलार्ज करना पसंद करूँगी इन क्वेश्चंस को, जहाँ भी थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम का ज़्यादा यूज होगा तो हम बता देंगे, बाकी दोनों में ज़्यादा इतना कोई लैंग्वेज मायने नहीं रखता इन छोटे क्वेश्चंस में। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है भाई A1 और 2B और नीचे है B0। ठीक है भाई, ये हमने सॉल्व करना है और यह एडिशन का साइन है, बहुत आसान है। 1 में B ऐड करना है, 1 में B ऐड करके 0 आ जाए। भाई 1 में क्या ऐड करूं कि 0 आए, फटाफट करके देख लो। 2 करने से 3 आएगा, 3 करने से 4 आएगा, 5 से 6 आएगा, 7 से 8 आएगा और 1 में अगर आप 9 ऐड करोगे तो 10 आएगा और 10 का 0 आएगा। क्योंकि वैसे तो देखो 1 में -1 ऐड करते हो तो 0 आता है, लेकिन हम तो यहाँ ऐड कर वो कर रहे हैं, नंबर है, ये संख्या है, तो यहाँ B नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो B की जगह हमें रखना पड़ेगा 9। तो ये मैं यहाँ लेफ्ट में आपका सॉल्व करती जा रही हूँ, 1 9। ठीक है, तो देखो 9 और 1 10 आ गया ये 0 यहाँ पर, और यहाँ ऊपर कैरी कर लिया 1, हासिल आ गई 1। अब यहाँ तो हमारा 2 है, ध्यान देना भाई, यहाँ हमारा 2 है और ये B है, और B हमारा कितना आ चुका है 9, इसका मतलब यहाँ 9 आना चाहिए, तो यहाँ एक और फिलअप है। ये जो A है, A की जगह क्या लिखें कि A में 2 जोड़े और B आ जाए। B कितना है, B 9 है, 2 और 1 हासिल ऊपर पहले से ही है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, और 3 में क्या जोड़ दूँ कि 9 आ जाए, तो वो हो गया 6 हमारा। समझ पा रहे हो आप? सबसे पहले हमने 1 में क्या जोड़ा, 9 जोड़ा, जिससे 10 आया, 10 की 0 आ गई और कोई तरीका था नहीं, ऊपर 1 हासिल ले ली, 2 और 1 3। अब A की जगह क्या रखें कि B आ जाए, B को ख़त्म कर दें, B की जगह 9 रख दें, तो 2 और 1 3 और यहाँ रखना पड़ेगा 6, तो 9। तो A की जगह 6 रखेंगे और B की जगह 9 रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम एक बार टैली भी कर लेते हैं, ये आंसर है हमारा 6। A की जगह मैंने 6 रखा और 1 61 बन गया, B की जगह मैं 2 रख रही हूँ, 29 बन गया, 9 और 1 10, कैरी 1, 6 और 2 8 और 1 9, ये फिर से B आ गया, तो ये वेरिफिकेशन भी हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर हमारा फर्स्ट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 115, इसका फैक्टर बताना है, हमने गुणनखंड बताना है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बता दूं कि फैक्टराइजेशन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बड़े दिखने में लंबे लगते हैं, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर। AB -A -B +1। अब ना ये देखो कि इन दो टर्म्स में क्या कुछ मैच कर रहा है, तो देखो बेटा A पहली में भी है और दूसरी में भी है, तो A कॉमन ले लो दोनों में से। पहली टर्म में से A कॉमन लेने का मतलब A तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा B माइनस, ये A तो बाहर आ गया, कॉमन लेने का मतलब है A को A से डिवाइड करना, तो 1 आ गया, तो B -1 आ गया। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है भाई, इनमें तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा। क्यों भाई, देखो फर्स्ट टर्म में तो आपका B है, फर्स्ट टर्म में B है और सेकंड में 1 है। B एक मैं कहूँगी वेरिएबल है, 1 एक कांस्टेंट है, तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो हमारा 1 कांस्टेंट होता है, तो 1 आ गया। अब B को 1 से डिवाइड करो, B को 1 से डिवाइड करो तो B ही आएगा, तो यहाँ B आ गया, और ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस, और 1 को 1 से करोगे तो 1। ठीक है, अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, तो दोनों में से हम B -1 को बाहर ले लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म में केवल हमारे पास A बचता है, सेकंड टर्म में 1 बचता है, और ये हमारा फैक्टराइजेशन आ जाता है B -1 इंटू A -1। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो A -1 इंटू B -1, क्योंकि ऑर्डर चेंज करने से A इंटू बी और B इंटू A ऑलवेज सेम होते हैं, तो ऑर्डर चेंज करने से प्रोडक्ट पर कोई असर नहीं पड़ता, तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा 1, फर्स्ट 1। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। चलिए भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 116, अनुपात का क्वेश्चन है। वैसे ये देखो, इसको आप एक एक नियम से भी कर सकते हो, वरना अनुपात से ज़्यादा बेटर रहेगा। एक घोड़ा 12 दिन में 18 किलोग्राम मक्का खाता है, तो वह 9 दिन में कितना खाएगा। इंग्लिश मीडियम में भी मैं इसको एक बार रीड करना चाहूँगी। ए हॉर्स ईट 80 किलोग्राम ऑफ मेज कॉर्न इन 12 डेज, हाउ मच डज ही ईट इन 9 डेज। तो कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आप इसको रेशो में ले लीजिए, डायरेक्ट रेशो है भाई, घोड़ा है 12 दिन में ज़्यादा खाएगा, 9 दिन में कम खाएगा, तो आप ऐसे अनुपात बना लीजिए, दिन अनुपात मक्का की मात्रा, ठीक है ना भाई, और समानुपात में
फिर से दिन और अनुपात मक्का की मात्रा, क्योंकि कई बार बच्चों को याद नहीं रहता x1 y1। तो 12 दिन में, देखो 12 दिन में वो 18 किलोग्राम मक्का खाता है, और 9 दिन में कितनी मक्का खाएगा, मान लिया x। तो इसमें क्या बेनिफिट होता है कि दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। आउटसाइडर्स की प्रोडक्ट और इंटीरियर्स की जो प्रोडक्ट है वो सेम आती है। तो 12 गुणा x बराबर क्या आ जाएगा, 18 गुणा 9। इस 12 को अब हम राइट साइड में ले जाते हैं डिनोमिनेटर में, तो x तो यहीं रह जाएगा लेफ्ट में, बराबर हो जाएगा 18 गुणा 9/12। काट दीजिए, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। आगे नहीं कटेगा क्योंकि ऊपर दोनों ऑड नंबर्स आ गए, और 9 3 जा हो गया 27/2। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 27/2 आएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6.5 किलोग्राम, 13.5 यानी 13.5 किलोग्राम मक्का घोड़ा खा जाएगा 9 दिन में। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। आपको ये सब भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी जो मैंने लिखा। 12 दिन में खाता है 18 किलोग्राम, समानुपात 9 दिन में खाएगा x किलोग्राम। इन दोनों की प्रोडक्ट को इन दोनों के इक्वल कर दो। 2 बार बता रही हूँ मैं, इज इक्वल टू 18 × 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वर्बल है, स्टार्टिंग में ही मैं बता चुकी हूँ। इन दोनों की जो प्रोडक्ट है सेम बेस है, 5 की पावर 3 × 5 सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो 3 में -1 ऐड करेंगे तो इसका मतलब ये -1 ही हो जाएगा, 3 - 1। तो 3 - 1 का मतलब 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 का मतलब 25। हमारी पावर में पूछा गया है तो 5² हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर। 118 में क्या क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीमीटर होंगे। पहले तो आप इस बात को समझ लो कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर हमारे होते हैं। 1 सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर में हमारा भाई होता है 10 मिलीमीटर। तो हम बात करें 1 सेंटीमीटर क्यूब की। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, शॉर्टकट तो ये है कि सेंटीमीटर क्यूब है तो आप 10 का भी यहाँ पर क्यूब कर दो, ठीक है ना भाई। इधर तो कर दो 1 सेंटीमीटर का क्यूब और इधर 10 का क्यूब कर दो। 10 का क्यूब का मतलब 10 को 10 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जो कि 1000 मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है हमारा। फिर भी मैं इसको एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर। पावर एंड एक्सपोनेंट, घात और घातांक आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 मिलीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 मिलीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 मिलीमीटर। तो अंकों को तो अंकों से कर दो गुणा, 10 10 10 कितना हो गया 1000, और मिलीमीटर भी कितनी बार आया है 3 बार, तो मिलीमीटर का क्या हो जाएगा क्यूब। तो एक तो ये तो है लेंथी तरीका हमारा। इससे पहले जो मैंने बोथ साइड्स क्यूब करके बताया था वो था हमारा शॉर्ट वे। तो दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 119, ध्यान से देखें। 5x की पावर 25 घटा 3x की पावर 32 जमा 2x की पावर -12 का मान क्या होगा यदि x बराबर 1 हो। तो करना क्या है, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन तो नहीं कहूँगी, इस व्यंजक में हमने x की जगह बस 1 रख देना है। तो रखते चलते हैं भाई, यहाँ रख लीजिए 1, 5 गुणा 1 की पावर 25, बहुत आसान है, देखना जरा आप। फिर इसकी जगह रखते हैं 3, x की पावर 32 है तो यहाँ आ जाएगा 1 की पावर 32, जमा 2, x की पावर -12 है तो 1 की पावर -12। अब एक बड़ा मज़ेदार सा रिजल्ट आपने ध्यान रखना है कि 1 की पावर कुछ भी हो वो हमेशा 1 ही आता है, चाहे 0 हो चाहे 1000 हो। तो ये इतना आसान क्वेश्चन अब हमारा हो गया। 5 1 की पावर 25 1 बनेगा तो 5 गुणा 1, घटा 3 1 की पावर 32 है तो वो भी 1, जमा 2 1 की पावर -12 है वो भी 1 ही बनेगा, घबराना नहीं है। तो 5 एकम 5, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 5 में से 3 गए 2, जमा 2 और 2 जमा 2 कितना आ जाएगा 4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन इज 3rd वन। बहुत आसान से प्रश्न है, अगर आप अभ्यास करते हैं तो
120 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, अनुपात 4 अनुपात 25 का प्रतिशत क्या होगा। अनुपात को बेटा जी हम बटे में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो 4/25 और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो, 25 चौके 100, 4 चौक 16% हमारा आंसर आ जाएगा। ये बेहद आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा समय नहीं लगा रही। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 121। अब ध्यान दें, ये सब आपका एनसीईआरटी की 8th क्लास की बुक से आ रहा है। 123 के घन की इकाई की संख्या क्या होगी। 123 एक संख्या है, उसका घन करना है, और घन करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, पूरा घन नहीं करना, इतना समय नहीं होता हमारे पास, हमने तो 1 मिनट में क्वेश्चन करना है भैया। क्या हम घन का मतलब क्या हो गया, घन का मतलब हो गया 123 गुणा 123 गुणा 123। बहुत लंबी गुणा चली जाएगी, कौन करेगा, कोई नहीं, हमने करनी ही नहीं है, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है उसकी। क्यों भाई, इतना हमें तो इकाई का अंक चाहिए। इकाई का अंक कब आएगा, जब 3 3 और 3 की गुणा हो जाए, पीछे पीछे इसका इकाई का, इसका इकाई का और इसका इकाई का। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 ले लो, 3 तिया 9 तिया क्या आएगा 27, 27 का इकाई का अंक क्या है 7। तो इसके घन का भी इकाई का अंक क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन 4th हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए ना। 123 की घात 3 को खोलना नहीं है, इकाई पूछा था। ये रूल दहाई पे और सैकड़े पे लागू कभी भी नहीं होता, ये रूल केवल इकाई के अंक पे लागू होता है। तो 3 की घात 3 कर देना, 27, 27 का इकाई का अंक 7 है, तो ऑप्शन 7 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पर। इसी तरह का है ये क्वेश्चन भी। इनमें से किस संख्या का वर्ग एक सम संख्या होगी। वर्ग, वर्ग का मतलब उसको उसी से गुना करना। 11 को पकड़ लो, 11 है, 111 है, 1111 और 112 है। 11 का वर्ग करना है, तो 11 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चे 121। इकाई का अंक पीछे क्या है, विषम है। तो देखो ना, इसका इकाई का अंक विषम है तो इसके वर्ग का भी विषम ही आएगा। तो सिंपल सी बात है कि 112 का जब वर्ग करोगे ना भाई, 112 का वर्ग करोगे तो वही पिछले वाला मेथड अप्लाई कर लो, 2 का वर्ग कर दो। 2 का वर्ग कितना आएगा 4, यानी इकाई के स्थान पर 4 आ गया। और जिस संख्या में इकाई का अंक सम हो तो वो संख्या सम होती है। ठीक है ना, इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो सम संख्या होती है। तो ये तो मूंजबानी क्वेश्चन है कि इसका सही उत्तर होगा 112। तो आगे देखते हैं अभी हमारे पास और हैं क्या इसके क्वेश्चन। यस हैं हमारे पास। एक वर्ग के विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। बिल्कुल सही है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्यों होते हैं भाई, वर्ग क्या होता है, 4 भुजाओं की ऐसी आकृति जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। ठीक है भाई, जब चारों कोण समकोण हो गए, अब मान लो ये भुजा 4 है तो ये भी 4 है, तो ये विकर्ण हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको निकाल देंगे। ठीक है, और जब हम 1 मिनट भाई, जब हम बाकी की 2 भुजाओं को लेते हैं, ये 4 है, ये वाला विकर्ण ले रहे हैं अब हम, और ये 4 है, तो भी पाइथागोरस प्रमेय से ये भी उतना ही आएगा। तो वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। तो नेक्स्ट जो 124th है, क्या कहता है, एक त्रिभुजाकार पिरामिड के कितने कोने होते हैं। इसके लिए आपको पिरामिड की समझ होनी चाहिए। त्रिभुजाकार पिरामिड क्या होगा कि ये मान लीजिए कि नीचे एक त्रिभुज है, ठीक है, बेस हो गया ये तो, और इसके ऊपर, इसको थोड़ा भाई रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है 3D में, 3D को 2D में रिप्रेजेंट करना। तो इसके ऊपर एक और पिरामिड त्रिभुज होगा, इस साइड पर भी एक और त्रिभुज होगा, और इस साइड पर भी एक और त्रिभुज हमारे पास होगा। मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर मैं आपको इसका डायग्राम समझा सकूँ कि ये देखिए कि एक त्रिभुज तो हमारा ये हो जाता है, ठीक है, एक त्रिभुज हमारा इधर हो जाएगा और एक त्रिभुज इधर, और नीचे भी एक त्रिभुज होगा। समझ रहे हैं आप। तो 4 त्रिभुजों से बनी हुई आकृति भाई, जिसकी जमीन भी, जिसका बेस भी त्रिभुजाकार है। अब एक त्रिभुजाकार दीवार हमने यहाँ खड़ी करनी है, इसके ऊपर एक त्रिभुजाकार दीवार हमने यहाँ खड़ी करनी है, एक त्रिभुजाकार दीवार यहाँ खड़ी करनी है, और एक यहाँ। तो वो तीनों दीवार जाकर ऊपर एक ही कॉर्नर पर मिलेंगे। आप इसकी पिक अपना गूगल से देख भी सकते हो। तो इसके कितने कोने होंगे, तो 3 कोने तो भाई नीचे ही हो गए, 1 2 3, और एक कोना ऊपर हो जाएगा। तो इसके हमारे कितने कॉर्नर आएंगे, 4 कॉर्नर आएंगे त्रिभुजाकार पिरामिड के। ये है क्वेश्चन नंबर 125। निम्न में से एक चर
एक्स वाली रैखिक समीकरण। ठीक है भाई, हमने एक चर का समीकरण बताना है और रैखिक बताना है, दोनों बातें आपने ध्यान रखनी। रैखिक समीकरण वो होता है जिसमें एक्स की घात केवल एक होती है। अब ये आपको इतना समय नहीं होगा तो थोड़ा ध्यान से करना है। आप इस क्वेश्चन को देखो, फर्स्ट पार्ट को, ये है 4/x इज इक्वल टू x/4। ये समीकरण अभी नहीं बना है, आर पार गुणा करते हैं जब समीकरण में, तो तब समीकरण बनेगा। तो ये x उधर जाएगा और ये 4 इधर, तो ये बनेगा 16 बराबर है x गुणा x। x गुणा x का मतलब x की पावर 2 हो गया। तो ये तो नहीं है भाई, x की पावर 2 तो नहीं होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए हमारी। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं, ये तो है नहीं। अब हम अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। पहला मैंने कैंसिल कर दिया है, दूसरे पर बढ़ती हूँ। अब मैं देखो, दूसरे में डिनोमिनेटर में जब x आ जाए तो वो कभी भी रैखिक नहीं होता है, क्योंकि जब आप लघुत्तम लोगे तो फिर x की पावर 2 आएगी, तो ये भी नहीं है। और थोड़ा सा मैं नीचे आ जाऊं पहले ही, तो ये देखो, ये भी रैखिक नहीं है, ये द्विघात है, क्योंकि इसमें घात 2 है। मैंने बीजीय व्यंजक का चैप्टर भी करवाया हुआ है अपने चैनल पर, आप वहाँ से देखें कि कैसे घात पता लगती है। तो ये भी नहीं है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ये एक हमारा जो है रैखिक व्यंजक, मैं इसको कहूँगी, समीकरण तो नहीं। अगर समीकरण होगा तो इसके यहाँ इक्वल टू का साइन आना चाहिए, तो मे बी के इसमें थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, या तो यहाँ इक्वल टू आना चाहिए या फिर यहाँ इक्वल टू में 0 आना चाहिए। तो वैसे हमारा जो राइट आंसर है वो ये थर्ड आंसर है। मैं देखती हूँ कोई और क्वेश्चन तो बाकी नहीं रह गया है। ये देखिए नेक्स्ट ही आ गया, तो 127 नंबर पे ही आ गया, -64/243 का घनमूल क्या होगा? माइनस को तो आप थोड़ी देर के लिए भूल ही जाओ। अब इनका माइनस का घनमूल माइनस में ही आएगा, प्लस में नहीं आएगा। घनमूल का मतलब घात 1/3, यानी कि 64 किसका घनमूल है, नहीं सॉरी 64 का घनमूल क्या है और 243 का क्या है, तो इनके कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड। वैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और ये मुझे तो 243 भी नहीं आना चाहिए, मिस प्रिंटिंग है, ये यहाँ 343 आना चाहिए। ठीक है, तो आप अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि 4 × 4 × 4, नहीं पता है तो याद करें कि 4 की पावर 3 कितना होता है? 64 होता है। तो 64 का जो घनमूल है वो 4 होता है। ठीक है, और 243 का जो होता है वो 9 होता है। तो मुझे यहाँ आपका जो आंसर में थोड़ा गड़बड़ लग रही है। ये देखो एक बार भाई, 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21 और 3 × 9 = 27। ठीक है, और भाई 3 × 3 = 9, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ मेरे अकॉर्डिंग यहाँ आना चाहिए 343। ये सही जो आपकी स्टेटमेंट बनने वाली है, जो सही स्टेटमेंट बनने वाली है वो ये होगी, -64/343 का घनमूल हम लेंगे तो माइनस का तो माइनस आ जाएगा। 64 का घनमूल होता है 4 और 343 का होता है 7, क्योंकि 7 की घात 3 जब आप सोल्व करते हो तो 7 × 7 × 7 343 आता है। तो सही आंसर आएगा -4/7। आप सबको मैं कह दूं कि आपको वर्ग और घन मीन्स स्क्वेयर्स एंड क्यूब्स 1 से लेके 25 तक बिल्कुल लर्न होने चाहिए। 1 का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर, अप टू 25 का स्क्वेयर। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके ये सब चीज़ें टिप्स पे होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन 1 मिनट का भी नहीं था। पहली बात तो ये मिस्टेक यहाँ पर पकड़ी जा रही है, वहाँ नहीं मिलेगी। अगर ऐसी कोई मिस्टेक मिलती है तो आपको उसके लिए एक जो है एक्स्ट्रा मार्क आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो 343 है, तो माइनस का 4/7 हमारा राइट आंसर आएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन और मिला है हमें, क्वेश्चन नंबर 130 है। इसमें तो ये आप काउंट कर लीजिएगा कितने हुए, मैंने काउंट नहीं किया। नियर अबाउट 19 या 20 क्वेश्चंस ये हैं। यदि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचा जाए तो 20 रुपये का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? कोई फॉर्मूला पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। 100 रुपये में बेची यानी 20 का फ़ायदा हो रहा है मेरे को, तो मैंने खरीदी कितने में थी? 80 में। 80 में खरीदी होगी मैंने, सिंपल सी बात है ना। वैसे भी अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य घटा लाभ। ठीक है, तो 100 में से 20 रुपये कम कर दो तो 80 में खरीदी। सिंपल सा लॉजिक है भाई। मैंने कोई चीज़ 80 में खरीदी होगी और 100 में बेची होगी, तभी तो मुझे 20 रुपये बचे होंगे। अब क्वेश्चन क्या है कि लाभ प्रतिशत क्या है? तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। और सिंपल अपना डेली लाइफ का हम लॉजिक लेके चले तो कितने रुपए पे लाभ हुआ? 80 रुपये पे लाभ हुआ। कितने का हुआ? 20 का। तो 20/80 और 100 पे कितने का हुआ? तो गुणा 100। तो 0 से 0 कैंसिल
और भाई 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25% हमें लाभ हुआ है। तो बेहद आसान सा क्वेश्चन था ये। देखिए ये है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 141। दिखने में ये लग रहा है जैसे साइंस का है, वैसे ये साइंस से रिलेटेड नहीं है। लुक एट द गिवन फिगर, फाइंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। परावर्तित और आपतित किरण के मध्य बने कोण का मान ज्ञात करो। तो एक छोटा सा नियम होता है कि देखो ये मिरर है, यहाँ आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा, लाइट है, टॉर्च है, बैटरी कुछ भी जलाई, वो यहाँ आकर शीशे पर पड़ी और फिर उतने ही एंगल से ये वापस जाएगी जितने एंगल से ये टकराई है। ये किरण आकर, ध्यान दें मैं रेड पेन से जो कर रही हूँ, ये किरण 25 डिग्री के एंगल पर टकराई तो वापस 25 डिग्री के एंगल पर ही परावर्तित किरण बनकर जाएगी। तो हमने ये एंगल निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल सा मैथ है। पूरा एंगल हमारा ये कितना होता है, ये कंप्लीट एंगल होता है 180। दो हमें पता लग गए, 25 25 50, तो बीच का कितने का बच जाता है हमारा 180 माइनस 50, 50 है बेटा जी ये, तो ये हो गया 130 डिग्री। तो आपतित और परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल है वो 130 डिग्री का हमारा कोण बन जाता है। तो ये हमारा आज के इस वीडियो लेक्चर का बेटा जी लास्ट क्वेश्चन था। ये मैंने 2020 NMMS, थोड़ा इंट्रोडक्शन में हमें टाइम लगा है, अगला लेक्चर इतना लंबा नहीं बनेगा। तो NMMS का 2020 के जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन थे सारे मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। जो भी आपको डाउट है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स को जो खास तौर पर NMMS की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।